सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा, शाम के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स लाइव आ जाए। आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो कि मैप रीडिंग के ऊपर आज की क्लास चलने वाली है, मानचित्र अध्ययन के ऊपर। तो सभी कैडेट्स जल्दी से फटाफट लाइव आ जाए और चार्ट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है। आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए और चार्ट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है। चलिए, तो हमारी कल की जो क्लास थी रात वाली, ठीक है, बहुत लंबी चली थी, आप सभी बोर हो रहे थे, ठीक है। और 2 बच्चे कल की क्लास में ब्लॉक भी हो गए, वो कभी आएंगे नहीं अब चैनल पे, ठीक है। बुरा लग रहा है मुझे उसका, ठीक है, क्योंकि कल 2 बच्चों को हमने ब्लॉक किया था, ठीक है। कुछ और ही मैसेज भेज रहे थे, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज भेज रहे हो तो ऐसा मैसेज ना भेजो कि किसी का दिल दुखे, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई मैसेज ना भेजे चैट बॉक्स में कि किसी का दिल दुख सके, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आ जाओ सभी कैडेट्स और चैट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है। तो मानचित्र अध्ययन का टॉपिक हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सभी रेडी हो? चलिए, ओके, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मानचित्र अध्ययन मैप रीडिंग एनसीसी बीओसी सर्टिफिकेट के एग्जाम के रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मानचित्र क्या होता है, ठीक है। अब इसकी कंसेप्ट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अभी मैं थोड़ा सा कुछ वर्ड्स के ऊपर फोकस करूंगा, तो आप सभी को उस वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मानचित्र किसी भूभाग, ठीक है, पहले मैप की हम परिभाषा देख रहे हैं। तो मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातित रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। इसी को हम मैप कहते हैं। याद रखिएगा कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र को हम एक दूसरी परिभाषा भी है, किसी कागज या गद्दे का वह टुकड़ा जिसके ऊपर हम आसानी से लिख सकते हैं और लिखकर अपने पास रखते हैं, उसी को ही हम मैप कहते हैं, ठीक है। या किसी कागज या गद्दे का वह टुकड़ा जिसको धरातल पे की कुछ प्राकृतिक और मानव रचित संरचनाओं को कुछ कन्वेंशनल साइन के द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को हम मैप कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसकी परिभाषा है। तो यहाँ पे आपको परिभाषा दिखाई देगी। तो याद रखिए, अभी थोड़ा सा कंसेप्ट में आपको थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे करूंगा। तो मानचित्र क्या किसे कहते हैं? तो भैया किसी भूभाग को, भूभाग का मतलब क्या होता है? जमीन, जो हमारी धरातल है, हमारी लैंड है, ठीक है। किस जमीन पे की कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी संरचना है। कौन सी संरचना है? प्राकृतिक। अब प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? नेचुरली। अब नेचुरली संरचनाएं कौन सी है हमारी जमीन पे? नेचुरल संरचनाएं हमारे जमीन पे कौन कौन सी है? जैसे कि पेड़ है। पेड़ किसने है? वो नेचर की तरफ से लगाया गया है, नेचर ने, नेचर वाला पेड़ है, ठीक है। पहाड़ है। पहाड़ क्या मैंने बनाया है? पहाड़ या आपने बनाया है? वो नेचर के द्वारा है। नदी है। नदी आपने बनाई, मैंने बनाई, ठीक है। और क्या है? समंदर है, ठीक है। पहाड़ है, समंदर है, पर्वत है बड़े बड़े, ठीक है। वो किसने? वो नेचुरली है, ठीक है। जमीन पे की जो भी ऐसी नेचुरल चीजें जो इंसान ने ना बनाई, वो ऐसी चीजें। और दूसरा कौन सा है? मानव रचित। अब मानव रचित का मतलब क्या होता है? मैन मेड, जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। तो जमीन पे इंसान ने क्या क्या बनाया है, ठीक है। भूभाग पे इंसान ने क्या क्या बनाया है? तो बिल्डिंगें बनाई है बड़ी बड़ी, मंदिर बनाए हैं, मस्जिद बनाए हैं, ईदगाह बनाए हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन बनाए हैं, पोस्ट ऑफिस बनाए हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जो इंसान ने बनाई हो, ठीक है। जमीन पे की नेचुरल और मैन मेड संरचनाएं, ठीक है, कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातित रूप में दर्शाने वाला चित्र मानचित्र कहलाता है। तो भैया जो हमारे जमीन पे जो भी प्राकृतिक संरचनाएं है, कुछ मानव संरचनाएं है, अगर उन सभी संरचनाओं को हम अगर छोटा करके किसी कागज या गद्दे पे अगर हम लिखते हैं, तो उसी को ही हम मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी कागज या गद्दे के ऊपर अगर हम उन संरचनाओं को छोटा करके अगर लिखते हैं, तो उन्हीं को हम मैप कहते हैं। मान लो, ठीक है, मान लो भैया ये क्या है? एक पेड़ है, ठीक है। ये तो बॉटल है, लेकिन याद रखिए थोड़ा कंसेप्ट बनाइए, आप सभी कंसेप्ट बनाओ, ठीक है। तो कंसेप्ट बनाओ। तो मानचित्र क्या होता है? तो ये एक जमीन है, ठीक है, जमीन है। तो ये जमीन पे क्या है? तो एक पेड़ है, ठीक है। एक क्या है? एक पेड़ है। इस पेड़ को, ठीक है, इस पेड़ को अगर हम छोटा करके किसी कागज पे एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा, जिसको हम कन्वेंशनल साइन कहते हैं। तो अब कन्वेंशनल साइन का मतलब क्या होता है? वो ऐसे चिन्ह
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सर्वे ऑफ इंडिया ने उनको बनाया गया है, वो ऐसे चिन्ह को हम सांकेतिक चिन्ह कहेंगे। ठीक है, अब सांकेतिक चिन्ह को मैं कल की वाली क्लास में ना सांकेतिक चिन्हों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये क्या है, एक जमीन पे का एक पेड़ है, इसको हम अगर छोटा करके, इसको ना हम एक छोटा करके किसी सांकेतिक चिन्ह द्वारा अगर हम किसी कागज या गद्दे के टुकड़े पे अगर लिखेंगे तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, मैप कहेंगे। क्या कहेंगे, मैप कहेंगे। धरातल पे की, जमीन पे की ऐसी प्राकृतिक और मानव रचित संरचनाओं को अगर हम क्या कहेंगे, संरचनाओं को किसी कागज या गद्दे के टुकड़े पे अगर हम दर्शाते हैं तो उसी को ही हम मैप कहते हैं। क्लियर है? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, याद रखिए। मान लो मैप क्या होता है, कंसेप्ट याद रखिए। मैप क्या होता है, जो भी हमारे जमीन पे, ठीक है, जो भी हमारे जमीन पे कुछ प्राकृतिक चीजें, कुछ मानव रचित चीजें। तो प्राकृतिक चीजें कौन सी है, मैंने आपको एग्जांपल दिए। मानव रचित चीजें कौन सी है, वो भी एग्जांपल मैंने दिया। तो मान लो ये भैया क्या है, पेड़ है। तो इस पेड़ को अगर आप छोटा करके, ठीक है, इस पेड़ को आप तो छोटा नहीं करोगे, छोटा करके उसका एक स्केच बना के अगर आप सभी किसी कागज पे, किसी गद्दे के टुकड़े पे अगर आप दर्शाते हो तो उसी को ही हम मैप कहते हैं। तो अब आपने जो है इसको एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा, है ना, मान लो ये पेड़ को आपने ना इस कागज के ऊपर दर्शाया। ठीक है, ये कागज है, तो ये कागज के ऊपर आपने इसको दर्शाया। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या, एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा। अब सांकेतिक चिन्ह क्या है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चिन्ह बनाए कुछ, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सिंबल बनाए, उसी को हम कन्वेंशनल साइन कहते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर इसके ऊपर हमें किसी कागज या गद्दे के ऊपर जो है हमें जो धरातल पे की जो वस्तुएं है, जो प्राकृतिक और मानव रचित जो संरचना है, उसको अगर हम छोटा करके दर्शाएंगे, ठीक है, छोटा करके उसको अगर दर्शाएंगे तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, तो मैप कहेंगे। इसी को ही हम मानचित्र कहेंगे। इस बात को याद रखिए। मैप हमेशा किसके ऊपर बनाया जाता है, तो किसी कागज पे और गद्दे के ऊपर ही जो है मैप बनाया जाता है। ठीक है, हम लिख किसके ऊपर सकते, किसी कागज के ऊपर हम लिख सकते या किसी कपड़े के ऊपर लिख सकते। तो मैप जो है कोई कागज या गद्दे का वह टुकड़ा जिसके ऊपर धरातल पे की प्राकृतिक और मानव रचित संरचनाओं को एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा छोटा करके दर्शाया जाता है, उसी को ही हम मैप कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट वाली बातें आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स के एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो मानचित्र के प्रकार लिखो। तो मानचित्र के बहुत सारे प्रकार है, आप सभी ने सभी प्रकार को आप सभी को पता है। ठीक है, भू आकृति मानचित्र आपने देखा है, भौगोलिक मानचित्र आपने देखा है, राजनीतिक मानचित्र आपने देखा है, ऐतिहासिक मानचित्र आपने देखा है, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और सैनिकी मानचित्र। ठीक है, ये 6 मानचित्र जो है आपने देखे। ठीक है, जब आप 5th क्लास में, 4th क्लास में, 6th क्लास में, ठीक है, जब आप थे तभी ना आपने सभी जो आपका जो जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट होता था उसमें जो मैप आपको देखने को मिले, आपने जो मैप को देखा था वो सारे के सारे जियोग्राफिकल मैप थे। ठीक है, जो हिस्टोरिकल मैप, जो आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो है आपने जो मैप देखे होंगे उनको हम हिस्टोरिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल के सब्जेक्ट में आपने जो मैप देखे हैं वो पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, ये सारे के सारे मैप आप सभी ने देखे हैं, लेकिन आपने एक मैप नहीं देखा है, उसका नाम है सैनिकी मानचित्र, जिसको मिलिट्री मैप कहा जाता है, टोपोग्राफिकल मैप कहा जाता है। ठीक है, ये मानचित्र आपने नहीं देखा है और ये मानचित्र कहीं पे मिलता नहीं है, सिर्फ ये आर्म फोर्स वालों के, जो इंडियन आर्म फोर्स वाले उन्हीं के पास होता है, बाकी कई जगह पे ये मानचित्र नहीं होता है। ठीक है, तो और मेरे भी पास ये मानचित्र नहीं है। जब भी मैं बटालियन में जाऊंगा तो मैं उसका एक फोटो खींच के आप सभी को बताऊंगा कि मिलिट्री मैप कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा बेसिक हिंट आ जाए आपको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक इंटरनेट की एक फोटो यहाँ पे डाली है ताकि आपको समझ में आए कि एक मैप कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे मैप के प्रकार है, आप सभी को याद रखना है। और ये सारे मैप के प्रकार जो है आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड याद रखना है, लेकिन हमें फोकस्ड करना है। हमारा सारा का सारा एनसीसी का जो मेन जो हम पढ़ने वाले हैं वो मिलिट्री मैप के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, ये बाकी के जो 6 मैप है आपने देखे तो उनके बारे में हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन हमें जितना भी पढ़ना है एनसीसी में वो सैनिकी मानचित्र के बारे में पढ़ना है, मिलिट्री मैप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी समझेंगे। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी। तो मैप क्या है, तो जमीन पे जो भी वस्तु है उसको छोटा करके अगर हम किसी कागज या गद्दे के टुकड़े के ऊपर अगर हम दर्शाते हैं, मान लो ये जमीन पे की एक वस्तु है, मान लो ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, किसी जमीन पे है,
ये जमीन पे एक बिल्डिंग है जो कि मानव ने इसको बनाया है, जिसको मानव रचित संरचना है, ठीक है। तो अगर इस कागज पे अगर हम ये बिल्डिंग को यहाँ पे दर्शा देते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग के यहाँ ये बिल्डिंग को अगर हम यहाँ पे दर्शा देते हैं तो ये क्या कहा जाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो यह मानचित्र कहलाएगा। फिर से याद रखिए कि जमीन पे की कोई ऐसी मानव रचित या प्राकृतिक संरचना को अगर हम किसी कागज या गद्दे के टुकड़े के ऊपर अगर हम दर्शाएंगे, ठीक है, इसको छोटा करके किसी सांकेतिक चिन्ह द्वारा अगर हम दर्शाएंगे तो ये क्या कहा जाएगा, तो ये मानचित्र कहा जाएगा। याद रखिएगा सभी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानचित्र के प्रयोग लिखो। तो भैया मानचित्र के क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या उपयोग है, ये हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मानचित्र के प्रयोग क्या है, तो एक बिंदु से दूसरी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की स्थिति ज्ञात करने के लिए मानचित्र उपयोग होता है। किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, ठीक है, किसी भी स्थान पे अगर आप होते हो तो आप आपकी खुद की स्थिति का पता लगा सकते हो कि आप कहां पे हो, अगर आपको मानचित्र के बारे में पता हो तो। आप सभी ने अब देखा होगा जैसे कि डिजिटल मैप आपने देखा होगा, जो गूगल मैप है, ठीक है, आप सभी को पता है गूगल मैप के बारे में। जैसे आप मोबाइल पे जाओगे, गूगल मैप ओपन करोगे तो आपको माय लोकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको आपकी खुद की लोकेशन दिखाई देगी, ठीक है। वो भी क्या है, एक डिजिटल मैप है, याद रखिएगा सभी, ठीक है। इसके बाद में युद्ध के समय चाल की योजना बनाना। तो युद्ध के समय क्या है, चाल की योजना बनाना, युद्ध के समय प्लानिंग बनाना कि हमें कैसे युद्ध करना है, ठीक है। तो अभी याद रखो कि भैया ये क्या है, भैया एक मानचित्र है, क्या है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे एक क्या एक मैप है, ठीक है। मान लो आप ना यहाँ पे ये कहा, ये जो है यहाँ पे देखो सही से, ये दुश्मन की पोस्ट है, क्या है, ये दुश्मन की पोस्ट है। यहाँ पे कहा, यहाँ पे जो है वो हमें, ठीक है, यहाँ पे कहा है, वहां पे जो है हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर से जाएंगे, कहां से, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, ठीक है, और दुश्मन की ऊपर से हम स्थिति का पता लगा लेंगे, ठीक है। ऊपर से हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे और ऊपर से हम देखेंगे सभी चीजें कि दुश्मन का जो टेंट है वो कहां पे, दुश्मन की पोस्ट कहां पे, वो हम देखेंगे। तो हमको समझ में आया कि दुश्मन की जो पोस्ट है वो इस एरिया में। तो हम इसका एक नक्शा बनाएंगे, ठीक है। हमने एक कागज को ले लिया, ठीक है, हम यहाँ पे तो हम एक प्लानिंग बनाएंगे, हमें जो है आज रात यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हमें आज यहाँ पे स्टे करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ से फिर हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जो है हमें शत्रु अच्छे से दिखाई देगा तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसके ऊपर फायर करना है, दुश्मन को खत्म कर देना है। तो यही होती है युद्ध के समय एक प्लान, एक योजना बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए मैप जो है आप सभी को बहुत, उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। आप ऊपर से मान लो, फिर से मैं एक बार वही एग्जांपल आप सभी को अच्छी तरीके से देना चाहूंगा, आप याद रखिए सभी कैडेट्स। तो ये जो है, ये क्या है, ये दुश्मन की पोस्ट है, ये शत्रु है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप सभी हो, मैं हूं, या आप सभी कैडेट्स हो, जितने भी कैडेट्स आप देख रहे हो ना, आप इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप यहाँ पे आप हो सभी, ठीक है, फौजी हो आप सभी। यहाँ पे आपकी पोस्ट है, कहाँ पे, यहाँ पे आपकी पोस्ट है। तो आप सभी को एक युद्ध करना है, तो युद्ध के समय आपको एक योजना बनानी है, आपको एक प्लान बनाना है। तो आप कैसे प्लान बनाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टे करना है, फिर आपको यहाँ पे जाओगे, कुछ दिन यहाँ पे स्टे करोगे, तो फिर यहाँ पे, यहाँ से जो है आप उनकी पोस्ट तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। इसी को ही जो है, इसीलिए मैप का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको पता चल जाती है कि दुश्मन की पोस्ट कहाँ पे, हमें कैसी कैसी प्लानिंग करना है। तो इसलिए योजना बनाने के समय में, प्लान बनाने के समय में, युद्ध के समय प्लान बनाने में मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना, ठीक है, किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना, ठीक है। भूभाग का मतलब क्या होता है, सभी कैडेट्स याद रखिए, भूभाग का मतलब होता है जमीन। तो जमीन पे की विभिन्न विशेषताएं, ठीक है। तो अब जैसे ही आप ऊपर से जाओगे, किसी हेलीकॉप्टर से आप ऊपर से जाओगे, तो आपको ऊपर से सभी चीजें, जो जमीन पे क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे जो है भैया मान लो, यहाँ पे जो है क्या है, वो रिवर है, मान लो यहाँ पे नदी है, ठीक है, यहाँ पे जो है बड़े बड़े पहाड़ है, क्या है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे जो है एक घना जंगल है, ठीक है, यहाँ पे घना जंगल है, और यहाँ पे शत्रु की पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे शत्रु की पोस्ट है, और यहाँ पे फिर से एग्जांपल वही दे रहा हूं, यहाँ पे मान लो आप हो, ठीक है। तो ये मैप के द्वारा है ना, आपको समझ में आ जाता है कि भैया यहाँ पे जो है क्या है, तो यहाँ पे बड़ा सा पर्वत है, यहाँ पे नदियां है, यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे घना जंगल है, तो हमें अब जब भी जाना है तो कैसे जाना चाहिए ये आपको बेसिक आइडिया आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, इसी को ही हम मैप कहते हैं। उसके बाद में मैप का दूसरा यूजेस है मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव। ठीक है, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव, तो वही मैंने बताया था कि आपको ऊपर से तो सभी चीजें ये मानचित्र पे आप दर्शा दोगे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे शत्रु की पोस्ट है, तो आपको मार्च करना है, अब रास्ता कौन सा सही से चुनना है ये आपको पता चल जाएगा, ताकि आप शत्रु को खत्म कर सको। ठीक है, और आप आपके युद्ध में सफलता पा सको। ठीक है, आपके टास्क में आप सफलता पा सको, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानचित्र की सीमाएं लिखो, जो कि लिमिटेशंस ऑफ मैप। मानचित्र की सीमाएं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मानचित्र, कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं हो सकता है, तो कोई भी मैप जो है वो हमेशा अपडेट नहीं होता है। ठीक है, अप टू डेट नहीं होता है। ठीक है, और देखिए मानचित्र, यहाँ पे मानचित्र हो गया, कोई बात नहीं, मानचित्र एक यथार्थ चित्र न होकर वह केवल एक रेखा चित्र है होता है। यह भूमि की सतह पर मौजूद हर चीज को नहीं दर्शाता है, इसमें बदलाव आने की भी संभावना रहती है। अंत में यह कभी भी अंतिम या पूर्णता नहीं माना जाता। ठीक है, और यह कागज पर बनाया जाता है, इसलिए यह भूमि की सभी संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करना असंभव है। याद रखिए सभी कैडेट्स, ये कागज पर बनाया जाता है, इसलिए भूमि की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करना असंभव है। ठीक है, और याद रखिएगा सभी, तो मैंने ऑलरेडी पहले आप सभी को कहा था। ठीक है, मानचित्र किसी कागज पे बनाया जाता है। ठीक है, ये कागज है, ये कागज के ऊपर ही बनाया जाता है, किसी गद्दे के टुकड़े के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या ये कागज के ऊपर हम कितना याद रखेंगे, कितना जमीन पे तो बहुत सारी ऐसी चीजें, वो सभी की सभी चीजें जो है हम एक कागज के ऊपर नहीं दर्शा सकते। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं दर्शा सकते। जो भी मोटी मोटी वाली जो चीजें, जो मोटी मोटी संरचना है, जो बड़ी बड़ी संरचना है, उन सभी को हम किसी कागज के ऊपर दर्शा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम मैप के ऊपर दर्शा सकते हैं, लेकिन जमीन पे की हर एक चीज को मैप के ऊपर दर्शाना क्या है, असंभव है। इसीलिए जो है हम इसको, इसीलिए जो ये मैप की लिमिटेशंस है, मैप की मर्यादा है। ठीक है, और कोई भी मैप के ऊपर हम पूरा का पूरा डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक मैप जो है वो कभी अपडेट नहीं होता है पूरा का पूरा सही तरीके से, और उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते हैं। ठीक है, मान लो कुछ साल पहले जो है एक जगह पे एक बड़ा सा पेड़ था, वो हो सकता है कि वह पेड़ वहीं पे हो, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उस पेड़ को कोई काट भी सकता है, तो मैप के ऊपर आपको पेड़ दिखाई देगा, और वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको पेड़ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए जो है मानचित्र की ये सीमाएं है, मानचित्र की लिमिटेशंस है। ठीक है, याद रखिए सभी कैडेट्स। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी कैडेट्स एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानचित्र के उत्तरी हाशिए पर क्या क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, एक मानचित्र है, आप कभी भी किसी भी एक मैप को आप देख लेना। ठीक है, आपके एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ मैप दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मानचित्र की जो नॉर्थन मार्जिन है, उसके ऊपर क्या क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप देख पाओगे, तो यहाँ पे क्या है भैया, एक मैप है। ठीक है, ये मैप है, आप देख पाओगे, तो ये ऊपर वाला जो साइड होगी ये क्या होगी, तो ये नॉर्थन साइड होगी। ठीक है, ऊपर वाली जो दिशा है वो कौन सी है, नॉर्थन साइड है। ठीक है, नीचे वाली कौन सी है, तो दक्षिण है। ठीक है, साउथ है। तो नॉर्थन साइड में, यहाँ पे ऊपर की साइड में क्या क्या लिखा होता है मैप के ऊपर। ठीक है, एक मानचित्र के ऊपर जो ऊपर की साइड में, नॉर्थन साइड में क्या क्या लिखा होता है, नॉर्थन मार्जिन के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, वह भी देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए सभी कैडेट्स। ठीक है, उसके चलिए बता रहा हूं आप सभी को कि क्या क्या लिखा होता है। तो सबसे पहले तो मानचित्र का शीर्षक लिखा होता है, टाइटल, मैप का जो टाइटल है वो यहीं पे लिखा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मानचित्र का टाइटल यहाँ पे लिखा होता है कि ये मैप कहाँ है, आप देख सकते हो नॉर्थ साइड के ऊपर। ठीक है, मानचित्र के नॉर्थ साइड के ऊपर जो है क्या होता है, मानचित्र का टाइटल, मानचित्र का शीर्षक लिखा होता है, फिर स्थान, जिले का नाम, सर्वेक्षण का वर्ष, वो मैप को कब सर्वे किया गया था वो वर्ष भी ऊपर लिखा होता है। उसके बाद में तीनों उत्तरों की स्थिति व चुंबकीय उत्तर का घटाव या बढ़ाव। ठीक है, उसके बाद में मानचित्र की संख्या, मानचित्र का संदर्भ और रोमर। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो नॉर्थन साइड वाली जो मार्जिन होती है, उसके ऊपर लिखे होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाएगा। तो मानचित्र के दक्षिणी हाशिए पर, मतलब कि दक्षिणी हाशिया मतलब साउथर्न मार्जिन के ऊपर क्या क्या दर्शाया जाता है। तो एक मानचित्र के साउथर्न मतलब कि जो सबसे नीचे वाला जो साउथर्न जो मार्जिन होती है उसके ऊपर क्या क्या दर्शाया जाता है वो अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये जो देखिए आप देख पा रहे हो ये एक मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपने तो देखा था नॉर्थ साइड में ऊपर की साइड में क्या क्या होता है ये आपने देखा है। अभी नॉर्थ ये जो साउथ वाली साइड है, ठीक है, जो साउथ वाली साइड है, जो छोटी वाली साइड है, इसके ऊपर क्या क्या दर्शाया जाता है, ठीक है। ये नीचे क्या क्या दर्शाया जाता है तो यहाँ पे आप अच्छे से देखिए। तो इसके ऊपर जो है ना ये जो नीचे वाली साइड है, ये नीचे की साइड में क्या क्या दर्शाया जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। तो नीचे की साइड में जो है दक्षिणी साइड में जो है वो सांकेतिक चिन्हों की सूची। अब ये सांकेतिक चिन्ह क्या होते हैं, कन्वेंशनल साइन क्या होते हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। जब आप छोटे थे, जब आप 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में थे, तब आपको ना एक छोटी सूची दिखाई देती थी, ठीक है। उसमें सड़क की, रेल की, ठीक है, किसी मंदिर की या ऐसी ऐसी कुछ ऐसी लाइनें दिखाई देती थी जो कि आपके साउथर्न मार्जिन के ऊपर वो होती थी। अब अभी भी आप किसी बुक को चेक कर लीजिएगा, जियोग्राफिकल बुक को जो होता है, जो अपना जियोग्राफी का जो बुक होता है उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सांकेतिक चिन्हों की सूची, प्रकाशन का वर्ष, ठीक है, वर्षा होगा यहाँ पे वर्ष। उसके बाद में मानचित्र की सूची पत्र, प्रकाशक का नाम, मापक व मापक रेखा, परिरेखाएं में परस्पर दूरी, ग्रेडों का संदर्भ और प्रशासकीय क्षेत्रों की सूची। ये सारी की सारी जो है वो साउथर्न मार्जिन के ऊपर होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानचित्र के आंतरिक हाशिए पर जो इंटरनल मार्जिन होती है उसके ऊपर क्या क्या दर्शाया जाता है। मानचित्र की इंटरनल मार्जिन, अब मानचित्र की इंटरनल मार्जिन क्या होती है वो भी मैं आप सभी को अच्छे से दिखाऊंगा। याद रखिए ये जो है कंसेप्ट वाली बातें है, अभी तो हमने देखा था, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो साइड है वो कौन सी होगी, नॉर्थर्न साइड है। अब जो नीचे वाली साइड है वो कौन सी है, वो साउथर्न साइड है, आप सभी ने देखा ही है, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में जो साइड होगी, ठीक है, ये बीच में जो इंटरनल मार्जिन है, ठीक है, ये पूरा इंटरनल जो मार्जिन है उसके ऊपर क्या क्या होता है अभी ये देखेंगे, ठीक है। एक मैप के ऊपर, एक मैप में इंटरनल मार्जिन में क्या क्या होता है। तो इंटरनल मार्जिन में जो है ग्रिड रेखाओं का संदर्भ क्या होता है, तो ग्रिड रेखाओं का संदर्भ, चारों कोनों पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की संख्या, परिरेखाओं की संख्या, विभिन्न तहसीलों के नाम, मानचित्र में प्रदर्शित भूभाग से निकलने वाले मार्गों की दिशा। ये सारे के सारे जो है ये मानचित्र के इंटरनल हाशिए मतलब कि इंटरनल मार्जिन के ऊपर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये नीचे जो लिखा है, ठीक है, ये मिलिट्री मैप है भैया, ये याद रखिए, ठीक है। एक मिलिट्री मैप के जैसा यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये नीचे वाले साइड में ये लिखा होता है, ठीक है। जो साउथर्न वाली साइड है, साउथर्न वाली, जो नॉर्थर्न वाली साइड है, हमने देखा ही था कि यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है। और जो इंटरनल वाली साइड है, ठीक है, इंटरनल वाली जो मार्जिन है उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, ये सारे के सारे अभी हमने अच्छे से देखे थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। सेम आपका बी और सी का एग्जाम सेम इसी तरीके से होगा, याद रखिए सभी कैडेट। और आपके एग्जाम में इन्हीं में के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को इसमें देखने को मिलेंगे, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आप सभी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिलेगा, तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, उनके 8 आंसर शीट भी मिलने वाली है। उसके बाद में 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हो, इसलिए सभी कैडेट्स को ध्यान दीजिएगा। अगर इतना भी सब कुछ आप पढ़ के जाओगे ना तो आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप आराम से अच्छे ग्रेड से पास होगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। चलिए अगर बात करेंगे, अब इस साल आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, कुछ ही समय में आपका एग्जाम आने वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के कोर्स में आप सभी को मिलने वाले टोटल 10 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले, साथ में आप सभी को उनके 10 आंसर शीट भी मिलने वाली है।
उसके बाद आपको मिलने वाले 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेज करने के लिए, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर पेमेंट कैसे करें, ठीक है, ये पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। तो एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एनसीसी के सी और बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप सभी को पहले हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा, और पेमेंट के पास आपके पास जो है डिजिटल पेमेंट्स मोड्स है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे और व्हाट्सएप पे। इन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जो है आप आपका पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के भेज देना है। कुछ ही समय में आपके जो पेपर है, आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, वो सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, पीडीएफ फाइल में आएंगे। और पेपर का जो लैंग्वेज वो हिंदी है, इस बात को भी याद रखिए। पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको सिर्फ कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परचेस कर सकते हो। और आपको अगर कोई डाउट होता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बात कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम चैनल पे, तो जल्दी से जाए सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाए। आपको वहां पे भी जो है इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगी और वहां पे क्विज टेस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सभी कैडेट जाए टेलीग्राम चैनल पे, जल्दी से जाके जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप परचेस कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है भैया, सभी लोग, ठीक है, प्रेजेंट तो हो, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो सभी लोग। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे हो सभी, कल की क्लास में सभी लोग बोर हो रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश सभी। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बनेगा कि सैनिक मानचित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी आप सभी को लिखना है। भैया जो टोपोग्राफिकल मैप है उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो इसी के ऊपर हमें सभी चीजें पढ़नी है। तो इन मानचित्र को स्थलाकृति टोपोग्राफिकल शीट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं, भवनों आदि तथा प्राय सभी प्राकृतिक भू आकृतियों, जलीय आकृतियों एवं आकाशीय आकृतियों को दर्शाता है, ठीक है। सैनिक मानचित्र के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी आप सभी को लिखना है। यहां से अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आपको उसका आंसर भी लिखना है। तो यहां पे एक बात है, सेना में अधिकतर जो है वो 1 इंच 1 मील, ठीक है, 1 इंच 1 मील जो आपके मैप के ऊपर वो 1 इंच दिखाया जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो 1 मील का है, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा, उसका मतलब है 1 किलोमीटर है, ठीक है। मापक वाले मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो सेना में जो है वो 1 इंच का मतलब 1 मील, 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर। अगर आपको किसी मैप के ऊपर 1 इंच अगर दिखाई देता है मिलिट्री मैप के, तो अगर 1 इंच अगर वहां पे लिखा होता है तो समझ लीजिएगा कि वो 1 इंच किसे दर्शा रहा है, तो 1 मील को दर्शा रहा है। अगर आपको 2 सेंटीमीटर किसी मिलिट्री मैप के ऊपर दिखाई देता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं मानचित्र में प्रयोग किए जाने वाले रंग, आपको सभी को लिखना है। तो इसमें कुछ मानचित्र में कुछ रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इसमें हरा रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, लाल रंग, भूरा रंग और काला रंग, ठीक है। ये सारे रंग यहाँ पे कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं मैप में। तो भैया जो मानचित्र में जो हरा वाला जो रंग होता है वो किसको दर्शाता है, तो वो वनस्पति को, घास को, वृक्ष को दर्शाने का काम करता है। और मैप में आप सभी को अगर पीला रंग दिखाई देता है तो वो कृषि योग्य भूमि को दर्शाता है। अगर मैप में आपको नीला रंग अगर दिखाई देता है तो वो जल आकृतियों को दर्शाता है। मैप में अगर आपको रेड कलर का रंग दिखाई देता है तो वो सड़कों को आदि को दर्शाता है। भूरा जो रंग है वो धरातलीय आकृतियों को दर्शाता है। और जो काला जो रंग होता है वो जो है वो मानव निर्मित भवनों को दर्शाता है। याद रखिए सभी कैडेट, या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और जिन्होंने भी इस क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है, इस पेड कोर्स को परचेज किया है, तो उन सभी को ये पीडीएफ उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मापक किसे कहते हैं भैया, स्केल किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। किसी मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को
मापक कहते हैं, स्केल कहते हैं। याद रखिए, देखिए स्केल इसी तरीके से होती है, ठीक है। वो दो बिंदुओं के बीच में का जो डिस्टेंस होती है वो बताने का काम स्केल करती है, ठीक है। उनका जो परसेंटेज है, अनुपात है, वो बताने का काम जो है क्या कौन कहता है, करता है, तो स्केल करता है। याद रखिए, स्केल इसी तरीके से होता है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर मापक कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो मानचित्र पर जो स्केल होती है वो कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक होता है भैया बाय स्टेटमेंट, उसके बाद में बाय रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, उसके बाद में बाय, ठीक है, यहाँ पे जो है बाय ये नहीं है, ठीक है, बाय ये बाय होगा, ठीक है, बाय ग्राफिक्स लाइन। तो कथन द्वारा, प्रदर्शक भिन्न द्वारा और रेखात्मक चित्र द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जो है मानचित्र पर मापक जो है, स्केल जो है वो दर्शाया जाता है। याद रखिए सभी। उसके बाद स्लोप किसे कहते हैं, तो स्लोप किसे कहते हैं, ढलान जिसको हम कहते हैं। तो ढलान किसे कहते हैं, तो धरातल पर दो निश्चित स्थानों के बीच धीरे धीरे या एकदम होने वाली प्राकृतिक चढ़ाई या उतराई को ढलान कहते हैं। तो स्लोप किसे कहते हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, धरातल पर दो निश्चित स्थानों के बीच धीरे धीरे या एकदम से होने वाली प्राकृतिक चढ़ाई या उतराई को ढलान कहते हैं। तो ढलान किसे कहेंगे, आप देख सकते हो, जो भी हमारी जमीन होती है, ठीक है, जो भी हमारी जमीन होती है, अगर वह जमीन ना थोड़ी ऊपर नीचे अगर होती है, ठीक है, अगर फ्लैट नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है, तो उसको हम ढलान कहते हैं, ठीक है, उसी को ही हम ढलान कहते हैं। आप देख सकते हो यह जमीन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर उठा है, यहाँ पे नीचे दबी है, यहाँ पे ऊपर उठी है, यहाँ पे नीचे दबी है, तो इसी को ही हम ढलान कहते हैं। या दूसरी यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कैसे पर्वत के जैसे, पहाड़ के जैसे आपको ऊपर चढ़े जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एकदम फ्लैट नहीं है, ऊपर नीचे है, इसीलिए हम इसको ढलान कहते हैं। याद रखिए सभी कैडेट्स, ठीक है। कई जगह पे चढ़ाई है, कई जगह पे उतराई है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ढलान कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं कि ढलान के कितने प्रकार होते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया ढलान के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रेगुलर स्लोप जिसको हम नियमित ढलान कहते हैं, ठीक है, एक होता है नियमित स्लोप और दूसरा होता है अनियमित स्लोप जिसको इरेगुलर स्लोप कहते हैं। तो नियमित स्लोप का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित ढलान से तात्पर्य ऐसे ढलान से होता है जिसमें चढ़ाई व उतराई की मात्रा समान होती है, उसी को ही हम नियमित ढलान कहते हैं, रेगुलर स्लोप कहते हैं। अब नियमित ढलान के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म जेंटल स्लोप और दूसरा होता है यूनिफॉर्म स्टीप स्लोप, ठीक है। ये 2 प्रकार की ढलान होती है, नियमित ढलान। अब बात करते हैं अनियमित ढलान। तो इरेगुलर स्लोप जो किसे कहते हैं, इसमें चढ़ाई तथा उतराई की मात्रा असमान होती है। यह ढलान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नटोदर ढलान, दूसरा होता है उन्नतोदर ढलान, ठीक है। ये उसमें भी 2 तरीके की ढलान होती है। अनियमित ढलान में 2 तरीके की ढलान होती है, एक होता है नटोदर ढलान, दूसरा होता है उन्नतोदर ढलान। तो याद रखिए सभी कैडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इतना याद रखिए, सिर्फ ढलान के 2 प्रकार होते हैं, एक नियमित ढलान और एक अनियमित ढलान, ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो कल की वाली क्लास में हम कन्वेंशनल साइन के बारे में जानेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सभी कैडेट, जितने भी कैडेट देख रहे हो, ठीक है, कहीं बोर तो नहीं हो गए आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए सभी कैडेट, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग। तो मिलेंगे बिल्कुल कल वाली क्लास में, सभी लोग आराम से बिल्कुल खाना खा लीजिए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वीडियो आएगी, याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ वीडियो आएगी, देख लीजिए, ठीक है। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को परचेज नहीं किया है, आप सभी परचेज कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। और टेलीग्राम चैनल पे जाए, सभी लोग ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे वीडियो आ जाएगी एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे जो स्पेशल क्लासेस चलती है उसकी नोट्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो मिलेंगे सभी कैडेट्स, आप सभी को गुड नाइट। तो कल की सुबह वाली क्लास में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा। आपका कीमती समय का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।